जय हिंद दोस्तों। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने अपना खून बहाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश सड़कों पे उतर के एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा रहा है। अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना चुका है, जिन्हें वो भारत से वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। एक वक्त अपने पे जुल्म करने वाले पाकिस्तान से आज इतिहास भुला दोस्तियां बना रहा है। आज की बात उस देश की है जहां डेमोक्रेसी फ्रैक्चर सी हो चुकी है, इंटरिम सरकार से भरोसा उठ चुका था और माइनॉरिटीज पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स फिर से आ खड़े हुए हैं और इलेक्शंस का कैलेंडर काफी समय तक धुंधला सा रहा था। जी, ये है कहानी बांग्लादेश के डगमगाती स्टेबिलिटी की। दिस इज द स्टोरी ऑफ इमर्जिंग केओस कॉल्ड बांग्लादेश। चैप्टर 1, बांग्लादेश, आज के हालात। बांग्लादेश आउटरीच, टेंशन और अनरेस्ट से भरा हुआ है और यह पूरा इशू थोड़ा पुराना है, जो शुरू होता है एबॉलिशन ऑफ कोटा सिस्टम से। थोड़ा सा समझते हैं कोटा सिस्टम। इसके मुताबिक 2018 तक 56% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए रिजर्व थी, मोस्टली फॉर फैमिलीज ऑफ 1971 वॉर के फ्रीडम फाइटर्स एंड देन वुमेन, डिस्ट्रिक्ट कोटास एंड अदर कैटेगरीज। इस रिजर्वेशन के कारण लोगों में डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आ गई। बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट देखकर यूथ का गुस्सा बढ़ा, सिर्फ जॉब को लेकर नहीं बल्कि इसलिए भी कि अब देश मेरिट बेस्ड डेमोक्रेसी नहीं रहा था। 2018 में तब के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, लेकिन 2024 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इसे फिर से रीइंस्टेट कर दिया था, जिस कारण स्टूडेंट्स को उनका हक छीनता हुआ नजर आया और फिर वो सड़कों पे उतर आए। इस इशू में आग में तेल की तरह काम किया था शेख हसीना के एक स्टेटमेंट ने, जब उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को राजाकार बुला दिया था। राजाकार ये वो लोग हैं जो 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ थे, यानी देशद्रोही। ये सुन के जनता बहुत गुस्से में आ गई थी। बात तब हाथ से निकल गई जब उस आउटरीच में कई सारे स्टूडेंट्स मरने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो टोटल अबाउट 1400 पीपल वर किल्ड, जिस कारण स्कूल बंद हुए, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट ब्लॉक हुआ और स्टूडेंट लीडर्स अरेस्ट हुए। कई हसीना की रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। जब बात पूरी तरह हाथ से निकलती दिखी तब हसीना एक ही रात में इस्तीफा दे बाद में देश छोड़ के चली गई। इसके बाद बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया, जहां न क्लियर सरकार थी, न स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और ना ही किसी को कानून का डर था, जिस कारण शुरू हुआ माइनॉरिटी और वो ज्यादातर हिंदुओं का ऑपरेशन, जो ये देश एक बारी पहले भी कर चुका है और देख चुका है 1971 में। उन माइनॉरिटीज के खिलाफ ये वायलेंस अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। गवर्नमेंट की नाकामयाबी का भुगतान उन माइनॉरिटीज ने भरा, लेकिन हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार कोई नई बात नहीं है। ये तो बांग्लादेश की रूट्स हिस्ट्री में एनग्रेव्ड है, जहां भाषा, पहचान और पावर के लिए देश बार बार जलता रहा। चैप्टर 2, दूसरी आजादी की जंग। बांग्लादेश को पूरी तरह समझने के लिए हमें 1947 पार्टीशन के दौर में जाना होगा, जब वो बांग्लादेश ना होके पाकिस्तान कहलाया जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। इस ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में कुछ हजार मीलों की दूरी थी। बस रिलीजन छोड़ के उनमें सब कुछ अलग था, कल्चर, भाषा, रहन सहन, सब कुछ। 1952 में वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी, जो ईस्ट पाकिस्तान को मंजूर नहीं थी, क्योंकि वहां बंगाली बोली जाती थी। तो वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। यह प्रोटेस्ट भाषा से आगे बढ़ के पहचान का मसला बन गया। यहीं से बंगाली नेशनलिज्म का बीज पैदा हुआ और आई 1971 लिबरेशन वॉर। एक मिनट, लेकिन ये वॉर अचानक से नहीं उभरी थी, इसके पीछे कुछ ट्रिगर्स थे। पहला था नेचर रिलेटेड, एक साइक्लोन। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक मेजर साइक्लोन आया, जिससे काफी लोग अफेक्ट हुए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचाने में नाकामयाब रही। दूसरा, 1970 के इलेक्शंस हुए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, उन्होंने इलेक्शन जीता फेयर एंड स्क्वेयर विद मेजॉरिटी।
He had more than 50% seats combined in both East and West Pakistan. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने इलेक्शंस जीतने के बावजूद भी उन्हें पावर नहीं थी। ऑब्वियसली जनता को गुस्सा आया क्योंकि उन्हें उनके वोट और चॉइस की वैल्यू ही नहीं दिखी। इसके बाद जनता का आक्रोश बढ़ता गया और बात वॉर तक पहुंच गई। ऐसे हुई थी आज़ादी की पुकार और जंग, द लिबरेशन वॉर 1971। रायट्स हुए और जनता ने रहमान की लीडरशिप में इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की डिमांड रखनी शुरू कर दी। कई लोगों ने टैक्स भरना बंद कर दिया। सिविल सर्वेंट्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने कॉपरेट नहीं किया। इन शॉर्ट, अब जो ढाका है वो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ डिसओबीडियंट होने लगा। अब ना मैं वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बोलूंगी, वो आप समझ जाएंगे। तो पाकिस्तान को ये बंगाली नेशनलिज्म की पुकार रेबिलियन दिखी। उन्हें क्रश करना जरूरी था, इससे पहले वो पूरी आज़ादी के रास्ते पे चल पड़े। उन्होंने मार्च 1971 में इस कारण लॉन्च किया ऑपरेशन सर्चलाइट, विच वॉज अगेंस्ट बंगाली इंटेलेक्चुअल्स एंड स्टूडेंट्स। अगले 9 महीनों में करीब 30 लाख तक लोग मारे गए, जिनमें हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा था। 2 से 4 लाख विमेन वर सेड टू बी रेप्ड। इंजर्ड लोगों की तो गिनती ही नहीं है। सिचुएशंस को ह्यूमन राइट वायलेशन कहा गया। 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत आए। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया, जिस कारण इंडिया और पाकिस्तान में एक फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ गई। और जैसे आप जानते हैं, इस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान का भरता बना दिया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सरेंडर के साथ ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो बांग्लादेश बना भारत की मदद से। 1972 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहलाया, जहां के प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन आज़ादी के केवल 4 साल बाद उन्हें और उनके परिवार वालों को एक मिलिट्री कू में मार दिया गया। क्यों? वेल, आज़ादी के बाद देश इकोनॉमिक कोलैप्स में चला गया था। 1974 में बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, अनाज की कमी थी, 10 लाख के करीब लोग मारे गए। शेख ने सारी पार्टीज बैन कर वन पार्टी का रूल लगा दिया, जिस कारण ये कू और ब्लडबाथ हुआ, जिसमें अब्रॉड रहने के कारण शेख हसीना और उनकी बहन बच गई। ये मिलिट्री रूल 15 साल तक चला, टिल 1991। चैप्टर 3, 2 बेगम का खेल। 1991 में डेमोक्रेसी वापस आई और शुरू हुई द बैटल ऑफ द बेगम्स। क्या है ये, बताती हूँ। इलेक्शंस में खलीदा जिया शेख हसीना को हरा के बनी बांग्लादेश की पहली फीमेल प्रधानमंत्री। इन दोनों ने, यानी खलीदा और शेख हसीना ने 80s के दशक में हाथ मिलाया था हुसैन मोहम्मद इरशाद वहां के मिलिट्री डिक्टेटर का राज खत्म करने के लिए, जो इस इलेक्शन से हुआ भी। फिर चली इन दोनों की ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टरशिप की एक कहानी। खलीदा के दौर के बाद 1996 से 2001 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद वापस खलीदा, फिर हसीना वापस आई फ्रॉम 2009 टू 2024। अब तक बस इन्हीं दोनों का म्यूजिकल चेयर चल रहा था, दोनों प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ऑल्टरनेट करती हुई। लेकिन 2024 में सब खत्म। अनरेस्ट से, जो अचानक नहीं आया, इसकी शुरुआत थी वही कोटा सिस्टम जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। रिजर्वेशन ऑफ 56% ऑफ गवर्नमेंट पोजीशंस, जिसे 2018 में हसीना ने अबॉलिश कर दिया था और हाई कोर्ट ने फिर से 2024 में रीइंस्टेट, जिस कारण यूथ एंड स्टूडेंट्स में बहुत रिजेंटमेंट बढ़ गया, क्योंकि इसके कारण हार्डवर्क और मेरिट के बावजूद उनके लिए जॉब्स ही नहीं थे। ये बैटल जो वो 2018 में एक बार जीत चुके थे, जो स्टूडेंट्स जीत चुके थे, अब फिर से उनको लड़नी पड़ रही थी। ये रीइंस्टेटमेंट ऑफ रिजर्वेशन उन्हें बिट्रेयल लगा और उनकी जीती हुई राइट उनसे छिनती जाती दिखी, जिस कारण हुए थे प्रोटेस्ट। पुलिस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस बीच सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी हसीना सरकार कोलैप्स होने लगी। इस सब के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में देश छोड़ के चली गई। उनके जाते ही देश में एक पावर वैक्यूम आ गया, ना कोई इलेक्टेड लीडरशिप और ना ही कोई क्लियर अथॉरिटी, और कानून का डर वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। तभी बांग्लादेश के पॉलिटिक्स ने अपना सबसे खतरनाक मोड़ लिया। सिचुएशन संभालने के लिए बांग्लादेश आर्मी ने इंटरवीन किया और एक इंटरिम सिविलियन गवर्नमेंट बिठाई।
जिसकी जिम्मेदारी दी उन्होंने मोहम्मद यूनुस को। चैप्टर 4, यूनुस रिजीम और बिखरता देश। 8 अगस्त 1924 को मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर के रोल में आए। ये एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, मतलब परमानेंट सरकार नहीं, बस लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए और इंटरिम डिसीजंस लेने के लिए, तब तक इलेक्शंस ना हो जाएं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आने के बजाय सब कुछ वो वहाँ पे कोलैप्स होने लगा। बहुत ही जल्दी वहाँ माइनॉरिटी, स्पेशली हिंदूज, सेफ ना रहे। कुछ रिकॉर्ड्स के माने तो 2 ही हफ्तों में 2000 से ज़्यादा कम्युनल इंसिडेंसेस हुए थे, जिसे यूनुस गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल गेम कहे इस वायलेंस को अहमियत नहीं दी और माइनॉरिटीज वो इंसाफ मांगते रहे। ये पैटर्न 2025 तक चला। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच 2442 हेट क्राइम्स रिकॉर्ड हुए, which was a mix of killing, sexual assault, arsons and attacks on worship places. फिर आया एक दर्दनाक हादसा। दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास की मॉब द्वारा बीटिंग एंड देन सेटिंग हिम ऑन फायर। क्यों? इल्जाम था ब्लास्फेमी, ईश निंदा। ये केस इंडिया में गुस्सा और प्रोटेस्ट का उबाल लेके आया। सबने बांग्लादेश में रिलीजन एक्सट्रीमिज्म फिर से इमर्ज होते हुए देखा। बेगम एरा में जो देश को बनाने की एक कोशिश थी, अब वो बिखरती जा रही थी। इनफैक्ट एक बेगम हसीना जो पॉलिटिकल एग्जाइल में है, उन पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। रॉयटर्स और टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस इन एब्सेंटिया दे दिया। हसीना एरा जो इंडिया फ्रेंडली मानी जाती थी, अब बहुत तेजी से रिकैलिब्रेट होने लगी। सड़कों पे एंटी इंडिया स्लोगन्स लगने लगे। कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सामने आए जो सारी की सारी आग में तेल डालने का काम कर रही थी। यूनुस गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ना ला सकी और देश और दुनिया इलेक्शन की उम्मीद में झूलने लगे, जो फाइनली जाके हुए इलेक्शंस फरवरी 2026 हाल ही में। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिजल्ट्स आए हैं जिसके मुताबिक BNP हैज वन द इलेक्शन, जिसके लीडर तारिक रहमान इज पॉइज्ड टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। बाय द टाइम द वीडियो कम्स आउट ही प्रॉब्ली ऑलरेडी वुड हैव बीन स्वीडन। लेट्स सी। पर एक बात तो है, बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी सिर्फ देश के अंदर खत्म नहीं होती, उसका इम्पैक्ट पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल लीडर की ज़रूरत है जिसके साथ दुनिया लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड कर सके। अगर बांग्लादेश न्यू लीडरशिप के साथ इंडिया के ऑर्बिट से निकल गया तो वो किसी और के ऑर्बिट में चला जाएगा, जिससे साउथ एशिया का पावर बैलेंस डगमगा जाएगा। साथ ही भारत बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिस कारण सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी की कंट्रीज भी इसे देख रही हैं, जैसे US, चाइना एंड पाकिस्तान। सबकी नज़र बांग्लादेश की सिचुएशन पे टिकी हुई है। चाइना का इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के आगे पोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स एंड कनेक्टिविटी। US अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है और पाकिस्तान अपनी पुरानी रेलेवेंस खोज रहा है। बांग्लादेश में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बांग्लादेश का क्राइसिस कम्युनल होने के कारण गहरा ही होता जाएगा, जो रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। Let's hope this 2026 election and the new Prime Minister bring some peace and stability to the nation and to its neighborhood. आपको क्या लगता है, कुछ बदलेगा इस इलेक्शंस के बाद? कुछ भला कर पाएंगे ये नए प्राइम मिनिस्टर अपने और अपने पड़ोसी देशों का? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी सवाल के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लौट के ज़रूर आइएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, stay Indian.